नमस्कार दोस्तों, 11 जून और आज से ये तपन में आपका स्वागत है। और मार्केट मार्केट तो वही था, लेकिन कल के न्यूज़ के बाद आपको पता है मिनिस्ट्री एलोकेशन हुई। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, सुबह ही मैंने वो वीडियो निकाला था कि किस तरह से इम्पैक्ट होगा आगे जाके ये जो इलेक्शन के बाद जो मिनिस्ट्री एलोकेट हुई है। कुछ चेंज नहीं था, स्टेटस को है, लेकिन एक तरह से ना वही एक बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। सो होपफुली नो पॉलिसी विल कंटिन्यू। और मोदी 3.0 कहते हैं ना कि मोदी 2.0 का कंप्लीटली एक्सटेंशन है, जो अच्छी बात है। एट द एंड ऑफ द डे जो काम अधूरा रह चुका है ना, वो कंप्लीट होगा इस टाइम पे। और सेम वे सभी को मिनिस्ट्री दी गई है। तो वो एक बात जो एक्चुअली मार्केट भी वो एज्यूम करके चल रहा था, क्योंकि कल भी देखो, कल मार्केट थोड़ा हाई बंद हुआ था, ऑल टाइम हाई के पास। और वही बता रहा था कि मार्केट को ये पता था कि स्टेटस को नेचर है, यहाँ कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाले। और वही चीज़ आप अगर आज देखो तो मार्केट में वो दिखी। तो चलो ये एक पॉजिटिव था। लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रहेगा। लेकिन अभी आज क्या हुआ, आज ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं, स्टॉक्स यहाँ के वहाँ थोड़े घूम रहे थे। लेकिन आज हम लोग एक बड़ी बात करने जा रहे हैं, वो है एफएमसीजी सेक्टर में। काफ़ी निवेशकों का ये क्वेश्चन था कि एफएमसीजी सेक्टर, जो आपको भी पता है 4 जून से कहता है ना वो सोया हुआ इंसान जाग गया, क्या वो यहाँ से आगे और बढ़ेगा? क्या लग रहा है एफएमसीजी सेक्टर के ओर से? और क्यों 4 जून को जागा था आपको भी पता है, क्योंकि तब ऐसी हालत थी कि बीजेपी को 300 सीट्स भी नहीं मिलेगी, जो बात हो रही थी 400 के पार। सो इसलिए एफएमसीजी सेक्टर सडनली चलने लगा था। लोग सॉरी डिफेंसिव सेक्टर में जा रहे थे, और इसलिए एफएमसीजी सेक्टर अगर आप बात करें तो 1 वीक में 7 टू 8% बढ़ा है। नाउ ये क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी, वही मेन क्वेश्चन है यहाँ से। तो चलिए थोड़ा बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन जानते हैं क्यों एफएमसीजी बनने की शक्यता है यहाँ से। पहला तो आपको पहला 4 जून का तो मैंने बता ही दिया क्या रीजन था, क्योंकि सडनली मोदी गवर्नमेंट का पता नहीं था वो आएंगे, इसलिए एफएमसीजी सेक्टर एज ए डिफेंसिव सेक्टर बढ़ने लगा था। दूसरा एक इम्पोर्टेंट रीजन हो सकता है कि 106% मानसून का एक्सपेक्टेशन है इस बार। अगर लॉन्ग टर्म एवरेज की बात करें, अगर मानसून अच्छा आता है तो एफएमसीजी सेक्टर को हमेशा बड़ा फायदा होता है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी के पास पैसा जाता है, फार्मर के पास पैसा जाता है। और एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है वो तुरंत ही ग्रो करने लगता है। प्लस जैसे अगर मानसून अच्छा होता है, आपका इन्फ्लेशन कम होता है, और शायद अक्टूबर नवंबर से इंटरेस्ट रेट कट हो, तो उससे क्या होगा कि बेसिकली रॉ मटेरियल प्राइसेस कम जाते हैं। और जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस कम जाते हैं, एफएमसीजी सेक्टर में क्या होता है कि गुड्स के प्राइस, जो भी प्रोडक्ट है जैसे पार्ले जी है या ब्रिटानिया है, वो सडनली अपने बिस्किट के भाव तुरंत कम नहीं करते हैं। करेक्ट। तो वही होता है कि उनका मार्जिन बढ़ जाते हैं। तो वो ये हो ना कि जब इन्फ्लेशन हो तब वो भाव बढ़ा देते हैं, लेकिन जब इन्फ्लेशन नीचे आता है ना, तब वो भाव घटाते नहीं है। इसलिए मार्जिन एक्सपेंशन होता है, वो भी एक पॉजिटिव हो जाता है एफएमसीजी सेक्टर के लिए। तो ये सब चीज़ें हो रही है। अगर हम लोग बात करें तो क्या ग्रोथ कैसा रहा 1 साल में, तो इतना अच्छा नहीं रहा। एफएमसीजी सेक्टर इज़ अ लैगार्ड, वो उसने कभी भी पार्टिसिपेट ही नहीं किया इतनी बड़ी रैली से। और सालों से अगर देखो तो कोई एक सेक्टर है जो कंसिस्टेंटली वो कच्छों की चाल से ऊपर जा रहा है, वो है एफएमसीजी सेक्टर। हाँ, लेकिन आप बोलोगे कंसिस्टेंट रिटर्न, तो हाँ, कंसिस्टेंट रिटर्न में अगर बात करें तो एफएमसीजी नंबर 1 आएगा, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंट 15% एंड अबव रिटर्न दिया है। तो एक अच्छी बात है। एज अ डिफेंसिव सेक्टर आपको प्ले करना है तो उसमें प्ले कर सकते हैं। तो कहने की बात है कि इस बार भी जो मॉनसून आएगा वो एक बेटर एक इंडिकेटर। प्लस इस बार ऐसे बीजेपी आए तो कोलिशन गवर्नमेंट है, तो प्रो कंजम्पशन इनिशिएटिव्स वो काफ़ी लेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें वो करेंगे, क्योंकि एट द एंड क्या होता है कि थोड़ा पॉपुलिस्ट नेचर हो जाता है जब आप कोलिशन गवर्नमेंट आता है। अभी तक क्या था, 10 साल की बात करें तो दोनों टर्म में बीजेपी की मेजोरिटी थी, तो इतने पॉपुलिस्ट मेजर नहीं थे। लेकिन हो सकता है नेक्स्ट 1, 2, 5 साल में पॉपुलिस्ट मेजर ज़्यादा हो, तो वो चीज़ एफएमसीजी के लिए बहुत अच्छा जाता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जैसे इनकम, अगर पॉपुलेस नेचर होता है तो इनकम जाती है एंड कंज्यूमर के हाथ में। तो जो रूरल एरिया है, टायर 1 टायर 2 सिटीज जो होते हैं, मेनली टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज में और विलेजेस में काफ़ी अच्छी डिमांड पुश आती है। और वही बेनिफिट आ सकता है एफएमसीजी में, क्योंकि प्रो कंजम्पशन काफ़ी सारे इनिशिएटिव ये गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि उनको कंजम्पशन बढ़ाना है, एट द एंड लेवल बढ़ाना है। देखो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप चाहते हो कि भाई हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़े,
तो आपका पर कैपिटा इनकम ऊपर जाना चाहिए। और पर कैपिटा इनकम कैसे जाएगा? आपको रोज़गारी बढ़ानी पड़ेगी, ओके, पॉपुलेशन नीचा तो होगा ही, लेकिन एट द इकोनॉमी बढ़ेगी तो जस्ट जैसे लो कैपिटा इनकम के जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास पैसा जाता है, इंडिविजुअल्स उनके पास पैसा तो वो कंजम्पशन में स्पेंड करते हैं। और उसमें भी क्या होता है आप समझो, कोई भी अगर लोअर एरिया में है या लो प्रॉपर्टी ग्रुप में है, तो वो लोग अगर क्या करते हैं, जैसे पैसे तो पहले वो एक अच्छा-सा ब्रिटानिया का बिस्किट ले लेंगे या केक खा लेंगे या वो करेंगे या या अच्छी टूथपेस्ट लेंगे। फिर जाके और पैसे आते हैं तो वे सोचते हैं कि चलो एक बाइक खरीद ले, स्कूटर खरीद ले, फिर अच्छा पैसा आता है तो वो कार खरीदने। लेकिन जो इनिशियल जो बेस हिट होता है, वो होता है एफएमसीजी में, क्योंकि आपके पास ₹100 ज़्यादा हो गया, ₹200 तो आपको लगता है चलो यार आज एक एक अच्छा नया पैकेट कहते हैं ना चॉकलेट बिस्किट खा लेते हैं या केक खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, एफएमसीजी सेक्टर में डायरेक्ट एक पुश आता है। वो चीज़ आएगी आगे जाके, तो उसके वजह से ये बेनिफिट रहेगा एफएमसीजी। प्लस एफएमसीजी सेक्टर में तीसरा पॉइंट जो मैं बोलने जाऊँ कि उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी अच्छे कर दिए कंपेयर टू अर्लियर। और बिकॉज़ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छे किए हैं, क्या होता है कि जब भी अगर इस तरह का डिमांड पुश आता है, वो सप्लाई भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उनको बेनिफिट भी मिलता है। तो एफएमसीजी सेक्टर भी काफ़ी काम किया है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में और वो तो अभी तक ये जो सेक्टर जो लैगर था आगे जाके थोड़ा अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। अगर हम लोग अभी तक की बात करें, ये लोग ने सभी मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज़ की अगर बात करें सिंगल डिजिट में ग्रो हुए। सिंगल डिजिट यानी 10% के नीचे ग्रो हुए। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए 25 के लिए ब्रिटानिया भी को कह रहा है कि हम लोग डबल डिजिट से ग्रो होंगे। इवन डाबर बोल रहा है कि हम लोग सिंगल डिजिट में ग्रो होंगे। तो ये सब चीज़ें अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस तरह से ग्रो होता है, तो आपको बेनिफिट बहुत दिखेगा एफएमसीजी कंपनीज़ में। तो क्या आप बोलोगे तपन क्या लग रहा है? तो हमें क्या कूद जाना चाहिए एफएमसीजी सेक्टर में? देखो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, एक तरह का कंसिस्टेंट इनकम चाहिए आपको और रेगुलर कहते हैं ना कि कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए, तो एफएमसीजी सेक्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर। लेकिन उनमें भी देखना है, देखो एचयूएल हो या आईटीसी हो या ये सब हो, ऐसा नहीं कि ये सब बड़े मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएँगे। देखो अगेन जस्ट सजेशन नॉट अ रिकमेंडेशन, तो ये ध्यान रखना। अगेन बाय द वे जाने से पहले गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जस्ट डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको कोई क्वेश्चन है एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्टर इन द स्टॉक, कमेंट बॉक्स में डालें, मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगा। ये भी क्वेश्चन कुछ मेंबर्स के ही आए थे, वही मैंने आज क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है? तो एफएमसीजी सेक्टर में आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, यानी एक कहते हैं ना कंसिस्टेंट 15-16% से सीएजी ऐसे ग्रो करना है, तो ये एक सेक्टर अच्छा है। लेकिन आप बोलो 25-30% सीएजी, आई डाउट कि एफएमसीजी सेक्टर देगा, क्योंकि एक तो पहली बात तो ना ऑलरेडी काफ़ी यू नो दैट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड मार्केट है, ठीक है? और ऊपर से ये सभी कंपनी के पीई है ना इतने हाई है। ऑलरेडी आपको पता है कि एफएमसीजी सेक्टर ऑलमोस्ट 70 की 80 के पीई पे चलते हैं। तो इतने हाई पीई में ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, अनलेस अनलेस आपको बहुत अच्छा ग्रोथ हो, तो आप 25-30% से ग्रो कर सकते हो, नहीं तो 15 से 20% का ग्रोथ रिटर्न मिल जाता है। आप एफएमसीजी ईटीएफ भी होते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो एफएमसीजी में मेरा मेरा मानना ये है कि धीरे-धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम आई, जैसे उज्ज्वला स्कीम और कन्या की स्कीम आती है, उसमें भी काफ़ी स्पेंडिंग होती है और उसके वजह से ना जो लोअर क्लास के उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है और ये चीज़ के वजह से ही एक बड़ा एफएमसीजी में पुश आ सकता है। तो जैसे मैंने बोला, इस तरह से आप जा सकते हो, कंज़र्वेटिव अप्रोच है और कंसिस्टेंट रिटर्न। आई थिंक एफएमसीजी सेक्टर ऑलवेज प्रोवाइड्स अ गुड वैल्यू, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो बढ़ेंगे। देखो पिछले 1 साल में क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि इलेक्शन से पहले हमेशा आप बोलो डिफेंस पे फोकस था, पीएसयू पे, रिन्यूएबल्स, रेलवे, इन सब पे फोकस ज़्यादा रहा है। डिफेंस पे सॉरी एफएमसीजी में कभी फोकस नहीं रहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जस्ट अ कंजम्पशन एट द एंड ऑफ द डे, करेक्ट? सो ये चीज़ आपको देखनी है। चले ये मैं मुझे बताना था एफएमसीजी सेक्टर। अब चले कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं, बहुत सारे आपके क्वेश्चन आंसर आए, तो चलिए थोड़े क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। तो टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन आंसर गाइस, जाने से पहले गाइस अगर जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स से डालिए, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर लूँगा, ओके?
एंड डू लाइक दिस वीडियो। चलिए, PRI XZYY बोल रहे कि करंटली आई हैव जोमेटो, क्या करना चाहिए। इवन अर्बन बनर्जी भी जोमेटो के बारे में बोल रहे हैं। आई थिंक जोमेटो में आपको रुकना चाहिए। आई थिंक वो बात भी हो रही थी कि FNO में उनका बेसिकली एंट्री होगा, अभी तक वो एंट्री हुई नहीं है। और जोमेटो आई थिंक मेरे हिसाब से तो रखना चाहिए। आई थिंक दे हैव डन वेल, और काफ़ी ऑर्डर्स बहुत ऊपर जा रहे हैं। अभी तो क्या हो रहा है कि ये कुछ वर्ल्ड कप की वजह से भी, जैसे कल ही मैंने बोला, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट फिगर बट 33,000 या 30,000 ऑर्डर इन अ डे मैंने पढ़ा था कहीं ट्विटर पे। लेकिन वही है कि काफ़ी अच्छी तरह से अगर देखो तो जोमेटो की भी रिकवरी हुई है, और उनका जो वो है ब्लिंकिट, ब्लिंकिट तो इज लाइक अ गेम चेंजर। अगर ब्लिंकिट में भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आती है। एक जब ब्लिंकिट लिया गया था जोमेटो, तब बोला गया था कि भाई ये क्यों ले रहे हैं, आई थिंक इसको लेना ही नहीं चाहिए, ये है वो है, सब बातें चल रही थी। ऑलरेडी तब जोमेटो लॉस मेकिंग है, तभी भी ब्लिंकिट को लिया गया था। लेकिन आज देखो, ब्लिंकिट ही एक ऐसी ब्रांड है जिसने पूरा टर्न अराउंड किया है। अगर ये इससे मुझे याद आता है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स भी जब लैंड रोवर और जैगुआर लिया था, तब वो लॉस मेकिंग थी, कोई उसको भाव नहीं था। और आज आप टाटा मोटर्स में बात करो, जो कैश रिच काऊ है वो है जैगुआर एंड लैंड रोवर। तो कभी-कभी आपके एक्विजिशन सही पड़ जाता है। इतना तो जब मैंने ये ज़ोमैटो के सीईओ का सुना था इंटरव्यू, एग्ज़ैक्टली मैं नाम भूल गया, लेकिन उन्होंने भी बोला था कि उन्होंने नहीं सोचा कि इस तरह से गेम चेंजर बनेगा ब्लिंकिट ज़ोमैटो के लिए। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई थिंक अगर ये यहाँ से भी ब्लिंकिट अच्छा परफ़ॉर्म करे, दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर ज़ोमैटो। तो मेरे हिसाब से पीआर और एयर बेनर्जी आई थिंक आपको बने रहना चाहिए। अगेन जस्ट अ सजेशन, नॉट अ रिकमेंडेशन, क्योंकि सेबी हमें पकड़ लेगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था ज़ोमैटो के लिए। पद्मा शंकर 244 डैन नेटवर्क, योर एडवाइस। डैन नेटवर्क मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं है पद्मा, सो आई विल नॉट एबल टू कमेंट, बट आई थिंक इट इज़ इन मीडिया। सॉरी, मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आई थिंक इन मीडिया अगर ये है, और ज़्यादा थोड़ा मुझे जितना पता है, तो आई थिंक आई विल स्टे अवे फ्रॉम द मीडिया करंटली। उतना मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। नरोत्तम लाल गुप्ता, व्हाट इज अबाउट रेन इंडस्ट्री। रेन इंडस्ट्री भी आई थिंक उसमें वेट कीजिए आप। और दूसरा जो मुझे लग रहा है कि ओवर द टाइम नो थिंग्स विल बी मच मच बेटर फॉर, इवन मैं जो एक पॉइंट कहना भूल गया, वो था कि अगर कोई एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में है, और ये शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, जो मैंने सुबह की वीडियो में भी बोला था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो आई थिंक उनका ग्रास रूट लेवल पे बहुत ही अच्छा काम रहा मध्य प्रदेश में, जब वो 4 टाइम सीएम रहे एग्रीकल्चर ऊपर लाने में। आई थिंक बाकी ये सब जो कंपनीज आती है, रेन और फर्टिलाइजर रिलेटेड कंपनी, उसमें आई थिंक आपको बने रहना चाहिए। आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर फ्रॉम हियर। Okay. Then Kamaljit called 5488 have invested in IT companies since they're not much thinking or actually good. आई थिंक कमल जी थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेट अस वेट। अगर आप वेट कर रहे हो तो ये साल के एंड तक देख लो, अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है यूएस लेवल पे और इंडिया लेवल पे, आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर फ्रॉम आईटी कंपनीज। आई थिंक आईटी कंपनीज काफ़ी ऑलरेडी नीचे जा चुका है। आई थिंक यहाँ से पुल बैक रैली पॉसिबल, अगर नहीं देखा तो आप कल का वीडियो देख सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। अगर टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि भाई कल के कल होने वाले, 1-2 क्वार्टर भी लग सकता है। बालाजी प्रभु सर, इट मीन्स वी कैन फोकस ऑन केमिकल सेक्टर। बालाजी, जो मैंने कल बोला कि केमिकल सेक्टर में भी वही है कि यूएस और यूरोप कब ऊपर आते हैं, मे बी 2-3 क्वार्टर के बाद आएंगे, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप बोलो कि नहीं मुझे बॉटम ऑफ सेक्टर लेना है, तो आई थिंक केमिकल इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट, क्योंकि ये सेक्टर बड़ा ही नहीं है और उनके स्टॉक्स भी बड़े नहीं है। आई थिंक आप सोच सकते हो। अगर आपको एक कॉन्ट्रा व्यू लेना है, तो बालाजी मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है केमिकल सेक्टर में। ओके, लेकिन जैसे मैंने बोला, आपको वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट लाइक नो, बहुत ही पेशेंटली। अगेन यहाँ से नीचे भी जा सकता है, 15-20% हो सकता है, लेकिन वेट करो तो ठीक रहेगा, नहीं तो क्योंकि चाइना भी अच्छा खासा कंपटीशन दे रही है। अगेन जस्ट अ सजेशन, नॉट अ रिकमेंडेशन, तो अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है।
DSP 203, व्हाट इज अ टेक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट सेक्टर इन मोदी 3.0। अब बेस्ट सेक्टर की बात करें ना, आई थिंक आज के कल का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री DSP जो जिस तरह से बताई गई, एलोकेट हुई, उससे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि इनको कंटिन्यूटी चाहिए। तो ये जो सेक्टर जो प्रॉब्लम में थे, PSU, डिफेंस, रेलवे, उसमें रिन्यूएबल्स, उसमें एक तरह से एक कह सकते हैं कि एक रिलीफ आ जाएगा। और यहाँ से भी शायद अगर प्रॉफिटेबिलिटी आगे से ठीक-ठाक रही तो ये तो इसमें भी आगे बढ़ने की शक्यता है। लेकिन अगर आप बीटन आउट सेक्टर बोलेंगे तो आप देखो, बैंकिंग देख लो, उसमें अभी तक कुछ मूवमेंट नहीं आया, और काफ़ी अदर ऑटोमोबाइल्स उसमें भी धीरे-धीरे मूवमेंट है, तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन मोदी 3.0 के सेक्टर भी यहाँ से ठीक-ठाक चलेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मोदी फोकस तो वहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ देखने में है, ठीक है? धनंजय डे वेकर, तपन जी, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, वेरी इन्फॉर्मेटिव, प्लीज सजेस्ट अबाउट बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच कैसे होगा, पर आई थिंक थिंग इज इन प्लेस फॉर बजाज फाइनेंस। अगर आप लॉन्ग टर्म हो और अगर आप 13-15% का एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो मार्केट में, तो बजाज फाइनेंस इज अ कैंडिडेट। बट हाथी है तो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ये कंपनी में इन्वेस्ट करो। खुद का रिसर्च कर लेना बिफोर इन्वेस्टिंग। गुरु प्रसाद, बोकसम 7 और 4, शुड आई होल्ड ONGC? ONGC, ऑफ कोर्स आई थिंक यू शुड वेट फॉर इट, क्योंकि काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं ONGC के लिए। और जो PSU सेक्टर में जो फोकस जा रहा है अभी टेम्पररी, आई थिंक उसके हिसाब से ONGC मे डू वेल ऑल्सो। तो इफ आई विल बी यू देन, और गुरु जी, आई थिंक ONGC में आप वेट कीजिए थोड़ा टाइम, क्योंकि ये ऐसे ONGC है या गेल है, ये सब सेक्टर्स अभी ऊपर आए, स्टॉक्स ऊपर आए, एंड आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर फ्रॉम हियर। लेट्स सी, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंटिन्यूएशन में है और उनका फोकस भी PSU रहा है। और इसमें ONGC का तो सबसे बात करें तो सबसे अंडर वैल्यू स्टॉक है, और उनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, तो उस तरह एंगल से अगर आप देखो तो ONGC में कोई प्रॉब्लम इतनी खास दिख नहीं रही है, ठीक है? इरफान खान, F15NB, सर मेरा ऑप्शन में लॉस हो गया है 11 लाख लॉस। देखो यार, मैं इरफान जी, मैं एक बात बताऊँ, अजी कल कल ही हमने वो एक रिपोर्ट देखी थी ना कि इंडिया का जो FNO का जो ट्रेड्स है वो S&P से ज्यादा हो गए हैं। अब इंडिया में ही इतना क्यों FNO चल रहा है? FNO यानी पागल की तरह लोग रहते हैं, ऑप्शन राइटिंग, और ये देखो आप, हर रोज एक्सपायरी हो रही है। अभी कभी मंडे बैंकिंग की एक्सपायरी होगी, कभी ट्यूसडे किसी और एक्सपायरी होगी, वीकली एक्सपायरी, डेली एक्सपायरी। इन सब वजह से इतना कहता है ना कि बढ़ावा मिला है FNO को, और हम लोग आज नंबर 1 है वर्ल्ड में FNO में। और यहाँ अगर हम लोग बात करें NSE से, 90-95% FNO की ट्रेडिंग होती है दिन में भी 5-10% डिलीवरी होती है। वो क्या बताता है कि इंडियन इन्वेस्टर काफी सट्टा करने लगे, और बहुत इजी है ना यार, सब लोग वही ₹2 का ₹3 का पुट ले लेते हैं, कॉल ले लेते हैं, लग गया तो लॉटरी, नहीं तो पैसे गए। अब यही चीज देख के सब लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसी में पैसे घुमाते हैं। एट द एंड सबको पता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है कि FNO में पैसे नहीं कमाते हैं। आपको भी पता है, सेबी ने बोला है कि लेस देन 10% लोग FNO कमाते हैं। इवन नितिन कामत ने बोले 1% से लेस इंट्राडे में कमाते हैं। लेकिन क्यों जाते हैं? जल्दी पैसे कमाना है। तो आई थिंक आपको ये इरफान जी दूर रहिए इन सब चीज़ों से। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में पेशेंस सबसे चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं है कि भाई आज पैसे डाले और कल मिल गए, क्योंकि बिज़नेस को टाइम लगता है। ही मायने बहुत काम किया, हज़ारों क्लाइंट हैंडल किए, अभी भी हमारे हैं हज़ारों मेंबर। कोई भी बंदा है ना FNO से या इंट्राडे से करोड़पति नहीं बनता है, लेस देन 1%। और आप लगता है कि आप उसमें सही हो तो प्लीज जाके करिए, अदरवाइज बी अवे फ्रॉम दैट क्योंकि ये सब का कोई मतलब नहीं है। आई थिंक इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव कीजिए, नेक्स्ट 10 साल इंडिया ग्रोथ स्टोरी कायम है, और होपफुली यहाँ से काफी काफी बड़ी शिखर हम लोग
क्रॉस करेंगे। आपको पता है ना कि कहा जाता है ना, कोलिशन गवर्नमेंट में हमेशा ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आती है और ज़्यादा ग्रोथ है कंपेयर टू सिंगल मॉनिटर्ड गवर्नमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें। चलिए गाइस, आज यहाँ तक ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए और कमेंट बॉक्स से डालिए आपको क्या समझना है, यानी आपको कुछ जानना हो स्टॉक, एनी सेक्टर, एनीथिंग रिलेटेड, प्लीज पुट इन द कमेंट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम। चलिए, बाय बाय।